आज प्रिंट मीडिया के बारे में आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप एक प्रिंट मीडिया के जाने माने हैं, प्रोफेसर माने जाते हैं। तो प्रोफेसर द्विवेदी जी, डिजिटल मीडिया के ज़माने में प्रिंट मीडिया को इंडिया में रिप्लेसेबल नहीं किया जा सकता है, क्या ये बात सही है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए प्रिंट मीडिया का अपना एक महत्व है। और आप ये देखिए कि हाँ। डिजिटल के आने के बाद प्रिंट और डिजिटल की एक तरह से दोस्ती हो गई। जिस तरह अच्छा। से हिंदुस्तान के अखबारों ने अपने आप को संभाला, अपने आप में बहुत बड़ी हम्म। कहानी है। देखिए अब पश्चिम में क्या हुआ कि वहां पर जब हम्म। डिजिटल आया तो लोग लगभग प्रिंट से शिफ्ट हो गए डिजिटल की तरफ, और बड़े बड़े हम्म। समाचार पत्र, बड़ी बड़ी मैगजीन्स बंद हो गई। इवन बुक्स लिखी हम्म। गई। 2008 में जे गोमेज ने किताब लिखी जिसका नाम ही हम्म। प्रिंट इज डेड। एक ओके। घोषणापत्र फिल्म आई, उसमें एक साइंटिस्ट है, वो पूछता हाँ। अपनी सेक्रेटरी से कि सेक्रेटरी से पूछती कि आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे, तो कहता है प्रिंट इज डेड। पर ये देखिए जो प्रिंट इज डेड हो रहा था पश्चिम में हो रहा था, पर हिंदुस्तान में आज हम्म। भी आप देखेंगे कि अभी भी ग्रोथ बनी हुई है। प्रिंट मीडिया में रोज नए अखबार निकल रहे हैं और अखबारों का हाँ। सर्कुलेशन लगातार बढ़ रहा है। और हम्म। हिंदुस्तान, चीन और जापान, तीन ऐसे आज भी प्रिंट के मार्केट है जहां लगातार अखबारों की सर्कुलेशन बढ़ रही है, और अखबार हम्म। अभी भी पलट के पढ़ना लोग पसंद करते हैं। या आप कहिए स्टेटस सिंबल है, लोग घरों में अखबार तो बुलाते हैं इस नाते कि भाई पढ़े लिखे से दिखें। जो हो सकता है यस। कहीं अखबार के फोल्ड ही खुलते हो, पर हाँ। अखबार हर घर में आता हर घर है। में। और अगर घर में सीनियर्स हैं तो उसको जरूर पढ़ते हैं ना। तो यंगस्टर्स थोड़ा सा छोड़ रहे हैं अखबार पढ़ना, पर मुझे लगता है कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है, इतनी बड़ी आबादी है, उसका बहुत कम हिस्सा भी अखबार पढ़ेगा तो भी करोड़ों में होता है। यस इसलिए सर। बहुत ज्यादा कोई थ्रेट मार्केट में है प्रिंट को लेके ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का 2 5 10% भी बहुत ज्यादा हो जाता है। दुनिया के कई मुल्क उसमें आ जाते सही बात। हैं। इतनी इतना बड़ी आबादी वाला देश है, तो इसमें ये बात, आपकी बात तो सही है सर। तो सर आप कैसे देखते हैं अगले दशक में प्रिंट मीडिया का विकास, खास करके भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो? देखिए मुझे लगता है कि एक प्रिंट और डिजिटल की एक हैप्पली मैरिज हिंदुस्तान में संपन्न हुई। जो मैंने कहा, हिंदुस्तान के जो मीडिया के मालिकान थे या एडिटर्स थे, हम्म। उन्होंने इस चैलेंज हम्म। को समझा। तो देखिए हम्म। जितने बड़े प्रिंट के हाउस हैं, जितने बड़े प्रिंट के हाउस हैं, जितने बड़े हम्म। टेलीविजन हाउस हैं, उन सब हम्म। ने अपने को डिजिटल पर भी शिफ्ट कर लिया। आज जो करेक्ट। प्रिंट का हाउस है वो डिजिटल पे भी है, उसकी पोर्टल भी है, वेबसाइट भी है, वो ऐप भी अपने बना के रह रहा है। तो एक तरह हम्म। से उन्होंने डिजिटल का फायदा उठाया अपने प्रचार प्रसार के लिए। जैसे मानिए मेरे शहर का अखबार भोपाल से कोई छपता है और मैं बहुत हाँ। दूर रहता हूँ, भोपाल का अखबार पढ़ना चाहता हूँ, उसका ई पेपर हाँ। मुझको उपलब्ध है। तो एक तरह करेक्ट है से सर। डिजिटल का फायदा उठाया उन्होंने अपने को ग्लोबली बनाने के लिए, अपने को अपग्रेड करने के लिए, अपने को अपडेट करने के लिए, और अपने डिजिटल प्रेजेंस के नाते वो बचे हुए। और ये भी आप देखिए यस। कि हिंदुस्तान के 10 बड़े पोर्टल्स को जब आप देखेंगे कि कौन बहुत पॉपुलर पोर्टल्स है, तो आप देखेंगे हम्म। वही लोग हैं जो ऑलरेडी न्यूज के बिजनेस में थे, वो जो हम्म। मीडिया में थे, जो टेलीविजन चला रहे होंगे, अखबार चला रहे होंगे। उन्हीं लोगों ने जब डिजिटल चलाया तो उनका भी टॉप 10 में वही लोग, लगभग वही टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट देखेंगे आप, हिंदी में आप देखिए दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, यही लीड कर रहे हैं, डिजिटल को भी यही लीड कर रहे हैं। तो ये अपने करेक्ट है। आप में बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें जो परंपरागत मीडिया था, टेलीविजन और जो है न्यूज़पेपर, इन्हीं लोगों ने डिजिटल पे भी कब्जा बना लिया। ये वो कोई हम्म। अलग से डिजिटल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म दूसरे नहीं सक्रिय हो पाए, आए होंगे हम्म। खिलाड़ी। क्योंकि देखिए हम्म। जो न्यूज का बिजनेस है क्रेडिबिलिटी से वो चलता है कि आप पर हाँ। भरोसा कितना है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, या साउथ के बहुत बड़े बड़े अखबार हैं, हम्म। लोकमत है मराठी का, हम्म। तो इन का केरला का, इन लोगों ने सालों साल की क्रेडिबिलिटी अर्जित की है। सालों साल से हमें कहानियां सुना रहे हैं, सालों साल से हमें खबरें बता रहे हैं, इसलिए हम अपने हम्म। ब्रांड के साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हम उसको प्रिंट करते हैं, उसका टेलीविजन देखते रहे, उसका जब ई पेपर आया या उसका जो पोर्टल आया, उसकी वेबसाइट आई, हम भी उसी पे चले गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी करेक्ट। स्टोरी है, जो जो दुनिया में नहीं घटित हुई पर हिंदुस्तान में घटित हुई। यस। यस। वो तो है सर। सर एक वेब सीरीज में देख रहा था, प्रधानमंत्री, एबीपी न्यूज वालों ने बनाई थी। तो उन्होंने वो जो डेटा कलेक्ट करा है प्रधानमंत्रियों के बारे में, किसी किताब से नहीं करा गया, वो करा गया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंटिंग पेपर्स, न्यूज पेपर से उस जमाने के। मतलब वो 1947 से लेकर 2013 तक उनने पूरे का पूरा ये चीज को एक जगह संग्रहित करके, उस मतलब जो न्यूज़पेपर की खबरें थी वो इतनी इतनी ज्यादा उसमें एक क्रेडिबिलिटी लाती है। जो आपने पॉइंट कहा, बहुत करेक्ट कहा है सर इसमें। तो इस चीज को तो वाकई में मानना ही पड़ेगा कि
प्रिंट मीडिया एक जो लिख दिया, मतलब लकीर का फकीर टाइप ऑफ थिंग होती है वाकई में। नहीं, आप देखिए कि एक वर्ड्स की जो कीमत है, शब्द हमारे भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म माना गया है। ये शब्द ब्रह्म है, शब्द नष्ट नहीं होते, अक्षर कभी खत्म नहीं होते, इसलिए उसका नाम अक्षर है। अक्षर जो क्षर न हो, जो क्षरित न हो, जो समाप्त नहीं हो सकता, जो एक बार आपने बोल दिया, लिख दिया, वो कभी खत्म नहीं होता, वो इसी दुनिया में भटकता रहता है। और हाँ सर, तो मेरा अगला प्रश्न ये था कि प्रिंट मीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को रेलेवेंट और कॉम्पिटिटिव कैसे बनाए रख सकते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? फॉर एग्जांपल कि मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करा। मैंने आपसे कहा कि देखिए, प्रिंट मीडिया ने तो अपने को बचा लिया डिजिटल का स्मार्ट इस्तेमाल करके। उसने डिजिटल को प्रतिद्वंदी माना ही नहीं कि डिजिटल हमारे विरुद्ध है या डिजिटल हमारे खिलाफ है या डिजिटल के आने से हमारी दुकान बंद हो जाएगी। एक जमाने में जरूर बात हुई जब टेलीविजन आ रहा था, तो कहा गया था टेलीविजन आ गया अब सारे अखबार बंद हो जाएंगे, ऐसा कहा गया था। पर ऐसा हुआ नहीं हिंदुस्तान में। अखबारों का संरक्षण बढ़ता रहा, बल्कि टेलीविजन के आने के नाते ये हुआ अर्चित, अखबार ज्यादा स्मार्ट हुए, ज्यादा प्रेजेंटेबल हुए, क्योंकि टेलीविजन एक अलग भाषा बोल रहा था। टेलीविजन की अपनी एक अलग लैंग्वेज थी, वो वर्बल लैंग्वेज बात कर रहा था, बड़े आक्रामक शैली में बात कर रहा था। फिर अखबारों ने भी क्या किया, अपने कलर्ड किया, सारे अखबारों के न्यूज़पेपर सारे के सारे कलर हो गए, फ्रंट पेज से लेके आखिरी पन्ना तक कलर हो गया, इवन एडिट पेज तक कलर हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट अखबार सब कलर्ड हो गए। उन्होंने अपने स्मार्ट बनाया टेलीविजन आने का, क्योंकि कलर, टेलीविजन कलर था, टेलीविजन बोलती हुई भाषा में बात कर रहा था। इन्होंने भी अपनी हेडिंग को आक्रामक बनाया। एडिटर्स जो है देखते रहते टेलीविजन क्या हेडलाइंस क्या है, उन हेडलाइंस से मैच करके हेडलाइंस बनाने लगे। और अखबार भी एक तरह से लगा कि अखबार भी बात करने लगा, अखबार टेलीविजन की लैंग्वेज बोलने लगा, अखबार टेलीविजन से होड़ करने लगा। अचानक अखबारों में देखा आपने कि विजुअलाइजर रखे जाने लगे, अचानक जो है कलर थीम पे बहुत काम होने लगा, उसके लेआउट पे बहुत सारा काम होने लगा, और एक विजुअलाइजेशन की परंपरा शुरू हुई कि अखबार को अच्छे से विजुअलाइज करो और अखबार को अच्छे से प्रेजेंट करो। तो मेरा मानना टेलीविजन के आने के बाद अखबार प्रेजेंटेबल बने, वहीं डिजिटल के आने के बाद अखबार जो है ज्यादा उनकी उपस्थिति बढ़ गई, वो अब हर जगह पढ़े और पढ़ते जा रहे। इवन लोग मोबाइल पे भी अखबार पढ़ रहे हैं, लोग अलग अलग अपने गैजेट्स पे अखबार पढ़ रहे हैं, या न्यूज कंटेंट को देख रहे हैं, या न्यूज कंटेंट को सुन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी थी। और एक आप देखिए अखबार क्या कर रहे हैं, अखबारों ने अपना फायदा उठाया, क्योंकि अखबार क्या, अखबार की लिमिटेशन थी कि अखबार को अगर आप पढ़े लिखे तो ही पढ़ सकते, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। अखबार ने क्या इंतजाम किया, इस खबर को क्लिक करो और सुनो। अखबार ने खबर को सुनने की व्यवस्था कर दी। अब आप अखबार में कोई खबर पढ़ना चाहते हैं, टेक्स्ट का बहुत आपको नॉलेज नहीं है, पर मुझे ये खबर पढ़नी है, आप उस खबर पे क्लिक करेंगे, वो खबर आपको सुनाई देगी, खबर को आप सुन सकते हैं। यानी अखबार ने अपना एक और विस्तार किया कि जो लोग आपकी भाषा नहीं पढ़ सकते थे, जो लोग टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते थे हिंदी अंग्रेजी के, वो खबरों को सुन सकते थे और सुनकर के उसको समझ सकते थे। तो एक बहुत बड़ी रेंज अखबार ने खोली कि अखबार अब बोलने भी लगा, अखबार अब बात करने लगा, अखबार खबरें सुनाने लगा। पहले अखबार की खबरें पढ़नी पड़ती थी, उसके आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते थे। एक बहुत बड़ा एक तरह से अखबारों ने अपने आप को अपग्रेड किया है, डिजिटली अपने को स्मार्ट बनाया है, और खबरों के व्यवसाय में लंबे समय से होने के नाते जो क्रेडिबिलिटी है, जो प्रामाणिकता है, उसका फायदा हमारे अखबारों को मिल रहा है, डिजिटल को भी मिल रहा है। करेक्ट है सर। सर, जैसे भारत एक देश है जिसमें अनेक प्रकार की समाजें रहती हैं, अनेक प्रकार के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के रिलीजन वाले लोग रहते हैं। तो भारत की विविध समाज में प्रिंट मीडिया ने जनमत को शेप करने में क्या भूमिका निभाई है? देखिए, रॉबिन जेफरी ने बहुत बड़ा रिसर्च किया इसको लेकर कि किस तरह से हिंदुस्तान में अखबारों का डेवलपमेंट हुआ। अब आप देखिए कि हर भाषा के पास बहुत बड़े अखबार है, क्योंकि 22 तो बड़ी भाषाएं हमारे पास है, समृद्ध भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, ऐसी 22 बड़ी भाषाएं हमारे पास है, जिनके नाम पर आज भी बने हुए हैं, उर्दू है, हिंदी है। ये हमारे पास 20-22 बड़ी भाषाएं हैं, और ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारा एक प्रकार से अवसर है कि हम इतनी सारी भाषाओं में कंटेंट गढ़ सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है। जैसे अकेले हिंदुस्तान के मार्केट को आप टैप करना चाहें तो नहीं टैप कर सकते, क्योंकि 22 भारतीय भाषाओं में आपको अपना उपक्रम खड़ा करना पड़ेगा। तो कितना बड़ी चीज है कि अगर आप चाहें तो इस देश से 22 भाषाओं में अखबार निकाल सकते हैं, 22 भाषाओं में रेडियो चला सकते हैं, 22 भाषाओं में टेलीविजन चला सकते हैं, 22 भाषाओं में फिल्में बना सकते हैं। 22 भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन का काम एक अकेला मुल्क आपको दिलाता है, पूरा यूरोप आपको नहीं दिलाता,
पूरा यूरोप नहीं दिलाता। ये अपने आप में बहुत Correct. बड़ी, और आबादी भी खूब है। आप देखेंगे हिंदी 40-50 करोड़ का जानने समझने वाला है, और सुनने वाला तो बहुत बड़ा वर्ग है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। बंगला है, हाँ हिंदी के बाद दूसरी बड़ी भाषा है, मराठी है, तमिल है, हाँ तेलुगु है, कन्नड़ है। सब भारतीय भाषाओं के पास करोड़ों में पाठक है जी, करोड़ों में, मतलब लाखों में नहीं है किसी के पास, करोड़ों में। अपने आप में एक एक स्टेट हमारा एक मुल्क है। बहुभाषी होना हिंदुस्तान की एक तरह से बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारी समस्या नहीं, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता तो हमें अवसर प्रदान करती है, और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही, धीरे धीरे इमर्ज हो रही है, उसमें भाषाओं का सगड़ा खत्म हो जाएगा। हम हिंदी में बात कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद जो व्यक्ति जिस भाषा में सुनना चाहेगा इस बात को सुनेगा। आज व्यवस्थाएं हो रही कि आप हमारे संवाद को अंग्रेजी में सुन सकते हो, दूसरी भाषा में सुन सकते हैं। कुछ दिन में ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी कि हम एक भाषा में अपनी बात कहेंगे, 22 भाषाओं में हिंदुस्तान उसको सुनेगा। ये अपने आप में टेक्नोलॉजी के नाते, एआई के नाते इस प्रकार के अवसर हमको उपलब्ध होने वाले हैं। यानी कंटेंट के मार्केट में हिंदुस्तान की जो बादशाहत है वो चलने वाली है। और दूसरी बात, हिंदुस्तान में आज जो भी बात होती है वो दुनिया भर में सुनी जाती है। हिंदुस्तानी ग्लोब पर कहां नहीं, आप बताइए, ग्लोब पर कहां नहीं है? कहां हिंदी वाला नहीं है, कहां मराठी वाला नहीं है, कहां तमिल वाला नहीं, कहां तेलुगु वाला नहीं, कहां बंगला वाला नहीं, कहां केरलाइट नहीं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी जाता है। और जब हिंदुस्तानी जाता है तो अपना मीडिया लेके जाता है, अपनी फिल्में लेके जाता है, अपनी प्रदर्शन कलाएं लेके जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स लेके जाता है, अपने लोक संगीत, अपने गीत को लेके जाता है, अपनी रामायण महाभारत हनुमान चालीसा सब लेकर के जाता है। तो आज हिंदुस्तानी तो दुनिया भर में प्रवास कर रहे हैं। दुनिया भर में हिंदुस्तानियों की लाखों लाख की संख्या है, जिसको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। उस इंडियन डायस्पोरा के लिए भी कंटेंट बनाना हमारी जिम्मेदारी है, और हम बना रहे हैं। हमारी फिल्में आज हिंदुस्तान के मार्केट में पिट जाती हैं, बाहर ओवरसीज से कमा के ले आती है। हमारा गीत संगीत शायद यहाँ ना सुना जाता हो, बाहर सुना जाता है। आज एक वर्ड की बहुत बड़ी हम ताकत है, और वो सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं है, हम कंटेंट के मामले बहुत बड़ी ताकत हो चुके हैं। क्योंकि हमारी फिल्में, हमारा परफॉर्मिंग आर्ट, हमारे योगा, हमारे पास इतनी सारी चीजें, आयुर्वेदा, इतनी सारी चीजें हमारे पास देने के लिए दुनिया को है कि लोग हमें बड़े आकर्षण से, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। और ये जो सब विचारों की सवारी होगी, किस पे होगी? टूल कौन होगा उसका? टूल उसका मीडिया होगा, वो प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन का मीडिया हो, डिजिटल का मीडिया हो, और डिजिटल मीडिया ही उसको ग्लोबल बना रहा है। ये भी आप देखिए, प्रिंट की तो एक लिमिट है। प्रिंट भोपाल से बट करके कितनी दूर तक आप अपना अखबार भेज पाओगे? या तो ये पेपर पर सवार हो जाए, यानी वो डिजिटल पर जब सवार होगा तो दुनिया की यात्रा करेगा। तो इस तरह डिजिटल ने हमारे कंटेंट को एक तरह से ग्लोबल बना दिया। हमारा सारा कंटेंट आज की तारीख में ग्लोबल है, और हमारी ग्लोबल उपस्थिति है। और इसके नाते, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी संख्या है, सिर्फ हिंदुस्तानी जो बाहर गए वो तो है ही, और दुनिया भर के लोग हमारी चीजों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि जब किसी देश की आर्थिक शक्ति बढ़ती है, उसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ती है, उसकी सामरिक शक्ति बढ़ती है, तो लोग जानना चाहते हैं। जैसे हर हिंदुस्तानी ये जानना चाहता है अमेरिका क्या है, अमेरिका में क्या हो रहा है। आप देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, कितना जबरदस्त हमारा मीडिया कवर करता है। ब्रिटेन के इलेक्शन को हम किस तरह से कवर करते हैं, पर हमारे इलेक्शन वहां उस तरह कवर नहीं होते। पर एक समय ऐसा हिंदुस्तान का आ रहा है कि आज जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहीं जा रहे हैं, उनका भी वही वार वेलकम हो रहा है। तो इंडियन डायस्पोरा की उस ताकत को समझने की जरूरत है, और उसको मीडिया में इस्तेमाल करने की भी जरूरत है। सही बात है सर। आपके हिसाब से मतलब जैसे जो अभी आपने बताया कि विविध डेमोग्राफिक्स इस इंडिया में है ही, तो ये डिजिटल का जो डेमोग्राफिक्स है, प्रिंट मीडिया वाले इसको अपनी तरफ अब फिर से अट्रैक्ट करने के लिए क्या नए इनोवेशन कर रहे हैं? उन्होंने कलराइजेशन कर दिया है पूरे कंटेंट को, वो एक था, उसके अलावा और क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो उन्होंने अपने लेआउट पे बहुत काम किया है, और डिजिटल के जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी हो सकते हैं, वो चाहे वेबसाइट हो, पोर्टल हो, इंटरेक्टिव मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आज प्रिंट का कौन सा हाउस किस प्लेटफॉर्म पे नहीं है? प्रिंट का हाउस कौन सा इस्तेमाल नहीं करता? प्रिंट आज प्रिंट में है, प्रिंट आप डिजिटल पे है, प्रिंट आज ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज कर रहा प्रिंट। आप देखेंगे कि गरबा भी करा रहा, पेड़ भी लगा रहा, तालाब भी साफ कर रहा है, 10 तरह की सोशल एक्टिविटीज करता है। यानी ऑन ग्राउंड भी प्रिंट की उपस्थिति है, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज कर रहा है, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें लोगों को मोबिलाइज करता है, सोशल मोबिलाइजेशन करता है, पेड़ लगाता है, अपने बड़े तालाब को साफ करने जा रहा है, अपने शहर में पर्यावरण की समस्याओं के लिए लड़ रहा है। तो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज कर रहा है, ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहा है, प्रिंट पे है ही, उसका टेलीविजन भी है, उसका रेडियो भी है। तो आज कोई प्रिंट का हाउस आप देखेंगे, जब जितने बड़े प्रिंट के हाउस है, वो लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। उनका अखबार भी है, उनका रेडियो भी है, उनका टेलीविजन भी है, उनका ऐप भी है, उनका पोर्टल भी है, उनकी वेबसाइट्स भी है, दर्जनों
दर्जनों, आप एक नहीं कह सकते, दर्जनों। आप अकेले आज तक तो देखिए कितने सारे हैं, यूपी तक भी है, एमपी तक भी है। हर तरह की पोर्टल्स उन्होंने लॉन्च की है, अलग अलग सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट वाइज पोर्टल्स लॉन्च किए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि प्रिंट हाउस दरअसल अब सिर्फ प्रिंट के हाउस नहीं है, ऐसे बंटवारा नहीं रहा, ये प्रिंट वाला, या टेलीविजन वाला, या डिजिटल वाला है। अब जो भी है वो सब वाला है। हिंदुस्तानी मीडिया की सबसे बड़ी ये ताकत है। देखिए, एक तो हमारे लाभ ये है, जिसे बहुत सारे देशों ने क्रॉस मीडिया ओनरशिप लागू कर रखी है। क्रॉस मीडिया ओनरशिप का मतलब ये है अर्चित कि अगर आप अखबार चलाते हैं तो आप टेलीविजन नहीं चलाएंगे, टेलीविजन चलाते तो आप होटल पे जाएंगे। हमारे क्रॉस मीडिया ओनरशिप ना होने का फायदा यह है कि एक ही मीडिया हाउस हर प्रकार के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है। तो कुल मिलाकर के उसकी जो ताकत है वो कम नहीं होती, बढ़ती है, क्योंकि उसके कलेक्टिव वो है, उसकी कलेक्टिव वो है कि वो हर तरह के बाद, जैसे आप आगे एक अखबार चलाते हैं तो आपके पास गांव-गांव करस्पॉन्डेंट होते हैं, गांव-गांव आपका करस्पॉन्डेंट है, वो करस्पॉन्डेंट आप खबरें भेजते हैं, उसका उपयोग टेलीविजन भी कर रहा है, उसका आपका डिजिटल भी कर रहा है, सभी डिजिटल कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि हिंदुस्तान में डिजिटल मीडिया की जो रीच है गांव, खासकर मोबाइल के पेनिट्रेशन ने पूरा दृश्य बदल दिया है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके पास वो ताकत है कि आप हर तरह का कंटेंट मोबाइल पे चला सकते हैं। ये मीडिया कन्वर्जेंस की जगह है, जिस पर रेडियो भी चलता है, जिस पर जा सकते हैं, तो नेटवर्किंग भी होती है, पर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है, जिसमें बैंकिंग भी होती है। क्या नहीं होता मोबाइल से, आप बताइए ना, क्या नहीं होता। तो ये सारा मीडिया को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके मोबाइल ने एक्टिव कर दिया है। इसका नाम इसलिए स्मार्ट मोबाइल है, इसकी स्मार्टनेस के नाते। तो स्मार्ट मोबाइल ने वो सारा कुछ संभव कर दिया जो कल तक असंभव, जो कल तक हम सोचते थे कि ऐसा होगा, कहानियों में, किस्सों में शायद सुनते होंगे, पर इस मीडिया ने ये सब कुछ संभव कर दिया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है हिंदुस्तान के प्रिंट मीडिया की, कि उसने किस तरह से मीडिया कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करके खुद को बचाया, दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लिया। जबकि बाहर डूब गए, अमेरिका में डूब गए बड़े बड़े अखबार, ब्रिटेन में डूब गए बड़े बड़े अखबार, यूरोप में बड़े बड़े अखबार बंद हो गए, पर हिंदुस्तान में वो नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस डिजिटल कन्वर्जेंस को एक अवसर की तरह उठाया, लाभ उठाया उसका, और उससे अपने अखबार को तो बचाया, 4 और धंधों में उतर गए, वो 4 और बिजनेस उनके खड़े हो गए। आज वो सोशल मीडिया के भी मास्टर हैं, आज वो डिजिटल मीडिया पे भी मास्टर है, सब जगह उनकी वही रीच है जो कभी उनके अखबार की हुआ करती थी। सही बात है सर। इसके अलावा मतलब अभी जो भारत में देखिए, प्रिंट मीडिया के लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं और डिजिटल के लिए भी। तो प्रिंट मीडिया के क्या चैलेंजेस हैं और उसके अलावा उसके क्या समाधान है, उनके आप बारे में डिस्कस करेंगे? देखिए, प्रिंट मीडिया का चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है कि अखबार को छापना बहुत कठिन होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि न्यूज प्रिंट का जो रेट है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। इतना महंगा न्यूज प्रिंट शायद कभी नहीं था, और न्यूज प्रिंट की महंगाई के नाते अखबार को, और स्याही की महंगाई की, देखिए 2 ही चीजें हैं, कागज स्याही, मशीन तो आपने लगा दी एक बार तो हमेशा चलती रहती है, तो कागज और स्याही की महंगाई बहुत है। फिर प्रिंट को भेजने में खर्च है, डिजिटल का कोई खर्चा नहीं। आप समझ, डिजिटल का क्या खर्चा है? डिजिटल आपने एक बार बना दिया तो बना दिया, चल रहा है, लोग देख रहे हैं। प्रिंट में इसको भेजने का, रोज अखबार छापना है, रोज उसको भेजना है, 500 किलोमीटर भेजना है तो भी पैसा लगना है, 1000 किलोमीटर भेजना तो भी पैसा लगना है। आप जीप से भेजो, बस से भेजो, जहाज से भेजो, जैसे भेजो, पर प्रिंट की डिलीवरी अपने आप में हमेशा समस्या थी, हमेशा समस्या थी। हम जब बिलासपुर दैनिक भास्कर में संपादक हुआ करते थे, उस समय जसपुर जो छत्तीसगढ़ का शहर है, वह हमारा बिलासपुर का अखबार दिन में 12 बजे पहुंचता था, दिन में 12 बजे पहुंचता था। आप सोचिए, दिन में 12। तो अपने आप में अखबार की जो लॉजिस्टिक है कि एक तो उसको कागज, उसके रोज चाहिए, उसको स्याही चाहिए, कागज चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसके साथ साथ उसको छाप तो लिया, अब उसके बंडल बनाओ, उन जगहों भेजो जहां से भेजना है। ये भेजना अपने आप में बहुत बड़ी उसकी वो है। ई पेपर ने क्या किया कि भेजने की जरूरत है, ई पेपर पे आप उस अखबार को पढ़ लो, आप यहाँ बैठ के वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लो, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लो, जो अखबार पढ़ना, जापान के अखबार पढ़ लो, चाइना डेली पढ़ लो, जो पढ़ना पढ़ लो। तो ये डिजिटल ने एक मौका दिया आपको कि जो भेजे जाने में जो खर्च था वो काफी उसका वो हो गया, पर अखबार के साथ जुड़ा हुआ है कि जितना सर्कुलेशन होगा उतनी ही आपकी मार्केट से पैसे आएंगे, क्यों सर्कुलेशन नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? अखबार का प्रचार भी जरूरी है, यानी अखबार को आपको मार्केट में भेजना ही पड़ेगा, अखबार को नीचे तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना अखबार का विज्ञापन तभी आएगा जब आपका सर्कुलेशन होगा। एक जो उसकी देखिए, और दूसरा ये है
कि अखबार अपने आप में, अर्चित, सबसे बड़ी समस्या अखबार की है, अखबार अपनी लागत मूल्य से कम पैसे पर बेचा जाता है। दुनिया का कोई प्रोडक्ट नहीं जो अपनी लागत से कम पैसे से बिकता। एक अखबार जो 15 से 20 रुपए में बन रहा है, वो आपको 2 से 5 रुपए उपलब्ध। आप सोचिए, अखबार की इकोनॉमी को समझिए। अकेला दुनिया प्रोडक्ट जो अपनी लागत से कम मूल्य पर, और बहुत कम मूल्य पर, कई बार तो ऑफर्स रहते हैं कि 90 रुपए में 30 दिन अखबार ले लीजिए, इसके साथ एक गिफ्ट भी ले लीजिए, 100 रुपए का एक कुर्सी ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, या एक गिफ्ट हैम्पर ले लीजिए। तो अखबार लगभग आप ये समझिए, अखबार लगभग मुफ्त बांटे जा रहे पे आप ये समझिए। आज सारे जब उसका लॉजिस्टिक आप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे अखबार आपके घर जो आया है वो मुफ्त आया है, वो पैसे आपसे नहीं ले रहा है। कई जगहों पर ऐसे ऑफर चलते रहते हैं, कई बार अखबार 1 रुपए में बेचा जाता है, उस अखबार की लागत 30 रुपए है। 70-80 पेज के अखबार दिल्ली के अंदर बढ़ते और छपते हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया चाहे हिंदुस्तान टाइम्स, रोज 90-90, 100-100 पेज लगाते हैं, और आपको मिल कितने में रहा है? वो मिल रहा है आपको 1 रुपए में प्राइस पे, कभी 3 रुपए में, कभी 5 रुपए में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि उसकी इकोनॉमी अपने आप में ना समझ में आने वाली इकोनॉमी है। और ये सब कवर किससे होती है? ये सब कुछ कवर होती है एडवर्टीजमेंट से। मे भी अगर एडवर्टीजमेंट ना हो, अखबार में विज्ञापन ना हो, तो अखबार का रोज का घाटा कितना होगा आप कल्पना करिए। जितनी कॉपी छापते हो उतने पैसे आपको रोज घाटा। इसलिए जिन अखबारों का बहुत बड़ा विज्ञापन का बाजार नहीं है, वो अपने सर्कुलेशन को एक सीमा के बाद रोक देते हैं, उसको बढ़ाते नहीं है, क्योंकि अखबार छपने से उनका नुकसान है। जितना अखबार छापेंगे उतना उनका घाटा बढ़ता जाएगा। मानिए उनकी इकोनॉमी है, वो 10,000 अखबार छाप करके अपना नो प्रॉफिट नो लॉस पर रह सकते हैं, तो जैसे वो 12,000 अखबार छापेंगे, 2,000 का उनको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। ये भी एक चीज है, इस अखबार की इकोनॉमी को समझने की जरूरत है। लागत से कम मूल्य पर छपने के नाते उसकी सारी की सारी जो डिपेंडेंस है वो एडवर्टीजमेंट पे। और हम क्या कहते हैं सुबह अखबार देखकर, अरे यार इन्हें पहला पेज तक भेज डाला, पहले पन्ने पे भी तेल का एड छाप रखा है इन्होंने, या मोटरसाइकिल का एड छाप रखा है, या गाड़ियों का एड छाप रखा है। क्या अखबार है यार? अरे भाई तुम्हारे घर पे फ्री में आया है, अगर वो विज्ञापन हटा दोगे इस अखबार की कीमत क्या होगी? आप सोचो, आप जाओ बगल के मुल्कों में, अखबार की कीमत देखो, पाकिस्तान में अखबार की कीमत देखो, 10-10, 15-15, 20-20 रुपए का अखबार है। आप इसका खर्च पाठक उठाना शुरू कर दे अखबार का, अखबार विज्ञापन लेना बंद कर देगा। पर क्या पाठक इसे खर्च उठा सकता है? आप 20-25 रुपए का अखबार पढ़ने को तैयार हैं, आप 100 रुपए का पिज्जा तो खा लेंगे, पर आप 100 रुपए की ना किताब खरीदने वाले हैं, ना 100 रुपए का अखबार पढ़ने वाले हैं। कंटेंट पर खर्च न करने की हिंदुस्तानी की मानसिकता होती है भाई साहब, खासकर हिंदी वालों की। वो कंटेंट पे खर्च ही नहीं कर, उनको हर चीज मुफ्त में चाहिए, हर चीज मुफ्त में चाहिए। किताब मिल गई रख लेंगे, पर खरीदेंगे नहीं। किताबों की कोई जगह घर में होनी चाहिए, अखबारों की जगह होनी चाहिए, मैगजीन्स की जगह होनी चाहिए, पर हमें हर चीज सस्ती चाहिए। जब आपको चीज सस्ती चाहिए, आप उससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल विदाउट विज्ञापन आएगा, या कोई भी पेड न्यूज नहीं करेगा, या बिल्कुल साफ सुथरी खबर लेके आएगा। भाई उसका भी अपना बिजनेस मॉडल है, क्योंकि समाज उसका खर्च उठाने को तैयार नहीं। दो ही तरीके हैं, या तो समाज अखबार का खर्च उठा ले, समाज कंटेंट का खर्च उठा ले, या उसकी अगर विज्ञापन दाताओं पर डिपेंडेंसी बनी हुई है, तो वो विज्ञापन दाता भी कुछ तो कंटेंट प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताइए। सही बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, थोड़ा बहुत कंटेंट तो प्रभावित होगा उससे बहुत ईमानदार। जब एक विज्ञापन पर आधारित अखबार है, वो पूरी तरह से एक्यूरेट, परिशुद्ध नहीं हो सकता। आप ये समझिए, उससे बहुत एक्यूरेसी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, है ना। तो एक मैं कहना चाहता हूं कि कंटेंट पर खर्च करने की आदत भी हमको डालना चाहिए। अनेक ऐसे प्रयास प्रारंभ हुए देश में, जिसमें यह हुआ कि ये पीपल फ्रेंडली भी रहेंगे, ज्यादा अच्छी सच्ची खबरें लेकर के आएंगे, समाज इनको थोड़ा सा फंडिंग करे। पर समाज कहाँ फंडिंग करना? समाज तो फंड करता नहीं है। समाज तो उल्टे आपसे, आपका अखबार भी चाहिए फ्री में, गिफ्ट हैम्पर भी चाहिए। करेक्ट, एक कुर्सी दे दो, एक ग्लास के 6 वो दे दो, या कोई सैशे दे दो, कोई शैम्पू दे दो, साबुन दे दो, कुछ ना कुछ गिफ्ट चाहिए सोसाइटी को। तो जो मुफ्त की आदत हमने लगाई है, और लगभग डिजिटल इसी का शिकार हुआ शुरू के दिनों में, हमने डिजिटल पे मुफ्त की आदत लगा दी, उसे डिजिटल की पूरी इकोनॉमी बिगड़ गई। अब मैं 20 रुपए भी खर्च करने को तैयार नहीं हूँ ई पेपर पे। इस महीने भर मैं 20 दिन ऑनलाइन अखबार पढ़ूंगा, 30 दिन मेरे 20 रुपए अखबार वाला मांग रहा, मुझे कि यार क्यों मांग रहा है यार, क्यों पैसे मांग रहा है? क्योंकि हमने मुफ्त की आदत लगा दी। डिजिटल ने यही गड़बड़ की शुरू में, हिंदुस्तान में डिजिटल आया, मुफ्त की आदत लगा दी, मुफ्त की आदत लगा दी। अब लोगों को पैसे देने में कस्टमर, अब जाते हो ऑनलाइन,
वो कहता है इतने रुपए जमा करो, हमें बड़ा दर्द होता है, अरे यार ये तो पैसे मांग रहे पढ़ने के पैसे सही होते क्या? बात हम तो सही बात पढ़ने, हम लोग तो ऐसे हिंदुस्तानी पढ़ने के पैसे ले ले कि मैंने आपका अखबार पढ़ा, मुझे 1 रुपए दो, मैंने आपके करेक्ट पोर्टल पे इतनी देर रहा, आपकी टेलीविजन इतनी देर मैंने देखा, मेरे खाते में इतने पैसे हाँ डलवा दो। ये जो हाँ मूड है कि आप कंटेंट पे खर्च ही नहीं करना चाहते। आप अगर कंटेंट पे, अच्छे कंटेंट पे खर्च नहीं करेंगे तो बुरा कंटेंट बाजार में काबिज हो जाएगा, बुरा कंटेंट हम्म बिकेगा। तो इसलिए हमें हम्म कंटेंट पे खर्च करने वाला समाज भी बनाना है। जैसे हम अपने कपड़ों पे, अपने इन सब चीजों पर खर्च करते हैं, हमें किताबों पर, बुक्स पर, अखबारों पर, अच्छे कंटेंट के लिए भी हमें खर्च करना चाहिए। थोड़ा खर्च तो करिए, 10% करिए, 5% करिए, 2% करिए, थोड़ा कंटेंट पे भी हमें खर्च करना चाहिए। तो मुझे लगता है ज्यादा साफ सुथरा मीडिया हमको मिलेगा, ज्यादा अच्छा मीडिया मिलेगा। सही बात है सर। वो इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, राइट नाउ द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाओ, थोड़ा सा पढ़ोगे, फिर वो पैसे मांगते हैं। तो आपकी करेक्ट है, सभी अब तो भास्कर ही पीपल मांगने आर लगा। नॉट विलिंग। हाँ। हाँ, भास्कर भी मांगने लगा वो ये अब तो भास्कर 2-4 खबरें फ्री पढ़ाता है, फिर उसके बाद पैसे मांगता है। ठीक है ना, मांगना पैसे चाहिए, क्यों मांगते, नहीं मांगना जरूरी चाहिए है भाई? आप जरूरी है, वो तो है। मुफ्त में वो अखबार चल रहा है, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोगों ने खबरें हाँ लिखी हैं, इतना बड़ा मैन पावर लगा हुआ है, रिसोर्सेज खर्च होते हाँ हैं संस्थानों के, और वो आप सब चीजें मुफ्त में चाहते हो, ये तो सही संभव बात नहीं। है, वो तो है। और अच्छा सर, कोई एक आप डिस्कस करना चाहोगे एक सक्सेसफुल केस स्टडी जिसमें, जहां पे प्रिंट मीडिया ने भारत में डिजिटल क्रांति को अडॉप्ट किया हो, कोई सक्सेसफुल केस स्टडी? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे सभी भारतीय भाषाओं के अखबारों ने डिजिटल मीडिया को बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया। जैसे आप देखेंगे, दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार है, एक तरह से देश का भी बड़ा अखबार है। उसने, उसका जो पोर्टल है वो बहुत ही लोकप्रिय पोर्टल है। आप दैनिक जागरण पे आइए, दैनिक जागरण हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला न्यूज़पेपर प्रिंट में, उनका डिजिटल भी हिट है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया है, अंग्रेजी सबसे बड़ा अखबार है, उनका डिजिटल भी हिट है। उनकी कितनी सारे पोर्टल्स, वेबसाइट चली है टाइम्स की, सभी है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान टाइम्स, देखिए बड़ा अखबार अंग्रेजी का, उनका वेब पेज भी ऑनलाइन भी उतने लोकप्रिय है। तो ये कहानी मैंने आपसे कहा कि आप जब टॉप 10 वेबसाइट्स को देखेंगे, टॉप 10 पोर्टल्स को देखेंगे, वो दरअसल हिंदुस्तान के प्रिंट या न्यूज के बिजनेस के लोग हैं। वो चाहे बीएन हो, चाहे एनडीटीवी इंडिया हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे द हिंदू हो, चाहे मतलब सभी ये अपने आप में। क्योंकि इसका कारण मैंने आपसे बताया, इसका कारण क्या है कि हम न्यूज के बिजनेस को जानते थे, हम न्यूज के धंधे में थे, पहले से थे, और हमारी क्रेडिबिलिटी बन चुकी थी। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार अगर विश्वसनीय है तो उसके पोर्टल भी विश्वसनीय होगी, तो उसका टेलीविजन चैनल भी विश्वसनीय होगा। इसलिए हम टाइम्स नाउ भी देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। मतलब एक तरह से जो दिखता वो बिकता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ये थे, इनकी प्रेजेंस थी, हमारे दिमागों में पहले से इनका नाम था। इसलिए जब हमने इनको ऑनलाइन में खोजा तो वहीं पर जाके टिके जिनको पहले से जानते थे। ये एक हमारे डीएनए में है ना, ये हम इसको जानते हैं। सालों साल से हमारे पापा ने, हमने हमारे बच्चों ने इन अखबारों को पढ़ रखा है, इन टेलीविजन चैनल्स को देख रखा है। हम पोर्टल पे जाएंगे तो हम किस चाइना डेली थोड़ी चले जाएंगे, हम टाइम्स ऑफ इंडिया का पोर्टल ही खोजेंगे, सीधी सी बात। सही बात है सर। अच्छा सर, एक आज देश में लोकसभा चुनाव, अपने देश का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है, ठीक है? तो आपके हिसाब से एक पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टाइजमेंट देने से या फिर प्रिंट में ज्यादा हाईलाइट होने से, मान लीजिए कि कोई पार्टी कांग्रेस है, कोई बीजेपी है, कोई आप पार्टी है, वट एवर इज देयर आर सो मेनी पार्टीज इन दिस कंट्री, बहुत सारी पार्टीज हैं, बट इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना परसेंटेज आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि प्रिंट मीडिया के इम्पैक्ट से उस पार्टी को इलेक्शन जीतने में बहुत फायदा मिला हो, इलेक्शन हार गई हो, उसका एक प्रिंट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आपने जो अभी तक देखा? देखो, 2-3 चीजें हैं कि 2-3 तरह का कंटेंट आता है प्रिंट के अंदर। एक तो आता है विज्ञापन के रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में, जिसमें अखबार में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने विज्ञापन देती है, एडवर्टीजमेंट देती है। एडवर्टीजमेंट से समझ में आता है कि पार्टी की विज्ञापन है तो पार्टी कह रही है। खतरा जो सबसे बड़ा है, जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, जो पेड न्यूज का एक बीमारी शुरू हुई, जिसमें कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट ने पेमेंट करके या अखबार ने उससे पेमेंट लेके कैंडिडेट के पक्ष में लिखा, वो गलत। मानो उसकी रैली में 100 आदमी नहीं है, आपने लिखा बड़ी विशाल रैली की, मंच की फोटो छाप दी आपने उनके स्टेज की। तो ये जो पेड न्यूज है, इसमें पूरी की पूरी बहुत एक लड़ाई चली हिंदुस्तान के एक तरह से मीडिया में। प्रभात जोशी जी नाम के एक बहुत बड़े संपादक हुए मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये पेड न्यूज के खिलाफ बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। और राम बहादुर राय जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने किताब भी लिखी इस पर, काली खबरों की कहानी करके।
तो काली खबरों की कहानी इसी की कहानी है, जिसमें पेड न्यूज जो है, जो कर रहे थे समाचार पत्र वाले, उनके खिलाफ खुद अखबार के लोगों ने कैंपेन चलाया। क्योंकि प्रभात जी भी संपादक थे, राम बहादुर राय जी भी संपादक थे, दोनों पत्रकार थे, दोनों ने एक तरह अभियान चलाया। तो विज्ञापन देना अलग बात नहीं है, विज्ञापन तो आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए, जो एक्टिविटी हो रही वो भी एक बार कवर करे, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर पैसे देकर खबर लिखवाना, पैसे देकर के किसी प्रत्याशी के पक्ष में वातावरण बनाना, पैसे देकर खबरों को प्लांट करना, ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा, इसको कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। और चुनाव के समय में ऐसी बैड प्रैक्टिसेस होती है कई। अब तो चुनाव आसक्त हो गया है, टेलीविजन की मॉनिटरिंग करता है, अखबारों की मॉनिटरिंग भी करता है और शिकायतों पर कार्रवाई भी करता है। बावजूद इसके चीजें होती है, इसके होती है, क्योंकि जो एक बिजनेस मॉडल बना है भाई, कुछ प्रत्याशी भी छपवाना चाहते हैं, कुछ अखबार वाले भी उनके दरवाजे जाते हैं कि हम आपके पक्ष में लिखा देंगे, छाप देंगे, आप हमें कुछ पेमेंट करिए। ये जो एक तरह से पेड न्यूज है, ये अपने आप में गलत है और पेड न्यूज के विरुद्ध समाज को जागृत होना चाहिए। और पेड न्यूज गलत है, चुनाव आयोग को भी अगर ऐसी कार्रवाइयां होती है, शिकायतें मिलती है, इसमें बेवकूफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो है सर। तो सर जैसे कि अभी फिलहाल के लोकसभा में इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी कोई इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर वो रोक लगाई है क्या, जो पेड न्यूज छपवा रहा है इसका भी? जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई हाई परफॉर्मर कैंपेनर रहता है या हाई परफॉर्मर वो रहता है पार्टी का, एक बहुत बड़ा स्टार परफॉर्मर बोलते हैं जैसे, वो रहता है, तो वो कुछ भी करता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर उस पर रोक लगवाना, मतलब कुछ उसने गलत किया है उसके ऊपर चुनाव आयोग रोक लगाता है, तो प्रिंट मीडिया के लिए भी कुछ ऐसे आए हैं क्या प्रावधान इलेक्शन? नहीं, बिल्कुल। जो इलेक्शन जब चलता है और जब आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद बाकायदे प्रिंट मीडिया की, टेलीविजन की, एवं सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए पूरी एक सेल चुनाव आयोग बनाता है। और चुनाव आयोग के अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त किए गए लोग वो सारा उसको मॉनिटर करते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई गलत तरीके से मीडिया का इस्तेमाल ना करे। और वो अपनी तरफ से मॉनिटर करते हैं। पर अगर विपक्षी दल शिकायत करते हैं एक दूसरे की, उन शिकायतों पर भी कार्रवाई होती है। चुनाव के वक्त ऐसा होता है और बड़ी गंभीरता के साथ चुनाव इन सब चीजों को ध्यान देता है और राजनीतिक दलों पर लगाम लगाने का प्रयास भी करता है। पर मेरा ये मानना है, जब अखबार और कैंडिडेट मिल जाए, म्यूचुअल अगर भ्रष्टाचार है, उसको रोकना थोड़ा कठिन होता है। हम दोनों मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत नहीं कर रहे, तो कोई गड़बड़ कैसे रोक सकता है? तो कई बार म्यूचुअल मिल करके जो गड़बड़े करते हैं, उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और जब शिकायत मिलती है, चुनाव आयोग उस पर बिल्कुल संज्ञान लेता है, शिकायत पर कार्रवाई करता है, नोटिस जारी करता है पार्टी को भी, कैंडिडेट्स को भी, और उस पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है। इस समय इस मामले में चुनाव आयोग की हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से लेकर टेलीविजन, अखबार, सबकी मॉनिटरिंग पर काफी खर्च कर रखा है। तो है सर। इसके अलावा सर जैसे कि अभी आपने बताया कि इस चीज, बट आपने एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आपके अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब से आपने मतलब प्रिंट मीडिया ज्वाइन करा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और किसी भी वे में, तो आपके हिसाब से कितना परसेंटेज ऑफ इम्पैक्ट पड़ा है एक कैंडिडेट के जीतने पे, अगर अखबार में उसके बारे में कैंपेन हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी तरीके से, तो कुछ परसेंटेज में आप इसको बता पाए? देखिए, कुछ तो असर पड़ता है, क्योंकि अखबार का काम है ओपिनियन बनाना, ओपिनियन मेकर सब माने जाते हैं। पर अकेले अखबार के नाते कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाता, मैं ऐसा नहीं मानता। पार्टी की नेटवर्किंग, पार्टी का जनाधार, पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे, पार्टी का प्रत्याशी, बहुत सारी चीजें मिल करके किसी प्रत्याशी को जिताती हैं। ये कोई अकेला अखबार में आप आ रहे हैं या टेलीविजन में आप आ रहे हैं, इस कारण से आप चुनाव नहीं जीत जाएंगे। आपने देखा कि जो पार्टियों के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, जो रोज टेलीविजन चैनल्स पर चमकते हैं, उनको टिकट दी गई तो चुनाव हार गए, वो नहीं जीते चुनाव। तो जमीनी जो आदमी होता है, जमीन पे जो काम करता है, उसकी खुशबू अलग ही होती है। टेलीविजन पे चमकने से, अखबारों में चेहरे दिखने से आप नेता नहीं बन सकते। मैं अनेक नेताओं को जानता हूं कि जो रोज टेलीविजन पे दिखते हैं, पर जब उनको टिकट दी गई तो चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए, विधानसभा का चुनाव हार गए, छोटे चुनाव में भी हार गए। तो चुनाव जीतने की एक अलग तरह की प्रवृत्ति है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी का जनाधार कैसा है, उस पार्टी के कैडर कैसा है, वोट डलवाने की उस पार्टी की क्षमता कैसी है, आपका प्रत्याशी कैसा है, आपकी जो है वेल्थ, धन शक्ति कैसी है, और किस प्रकार के सोशल इक्वेशंस हैं
क्योंकि जातिगत संरचना भी बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है हमारे चुनाव को प्रभावित करने में। तो कई कारणों से लोग एक कारण से कोई चुनाव नहीं जीतता, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मीडिया के नाते कोई चुनाव नहीं जीतता, कोई चुनाव नहीं जीतता। कुछ भी कर लो मीडिया में आप, अगर आप में दम नहीं है, आपके विचार में दम नहीं है, आपकी पार्टी में दम नहीं है, आपको कोई भी मीडिया चुनाव नहीं जिता सकता, कतई नहीं जिता सकता। तो अगर मैं इसको सारांश करूं तो इस तरीके का ही समराइज वे में कि मीडिया एक सपोर्ट ग्राउंड लेवल पे हाँ, मीडिया उसके एक सपोर्ट करता है और असिस्ट करता है, बट ग्राउंड लेवल पे अगर आपने जमीनी स्तर पे काम नहीं मीडिया किया, मीडिया आपको सपोर्ट कर सकता है, मीडिया आपको नेता नहीं बना सकता, मीडिया आपको नेता नहीं बना सकता, ये मैं जानता हूँ। हाँ, आपने जमीनी काम किया है, आपकी पार्टी की जमीन पे पकड़ है। देखिए दोनों बातें हैं, प्रत्याशी जमीनी होना चाहिए, और प्रत्याशी अगर बहुत बड़ा हवाई है तो पार्टी की पकड़ होनी चाहिए, पार्टी का जमीन पे काम होना चाहिए। दो में से कोई तो करे, पार्टी भी जमीन नहीं है और पार्टी की भी जमीन नहीं है, फिर तो हारना है। और पार्टी की जमीन है, पार्टी का बहुत अच्छा काम है, पार्टी का वोट परसेंटेज वहां खूब है, पार्टी ने वहां खूब काम कर रखा है। आप चले जाएंगे, आप जीत जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, मैं भी जीत जाऊंगा, इसमें क्या बात है। पर कुछ तो या तो कैंडिडेट बहुत मजबूत हो या पार्टी बहुत मजबूत हो, और दोनों का डब्बा गोल है और पेपर में रोज फोटो छप रहा है, उससे कुछ नहीं होता। बात है। एक इस बात में मैं ऐड करूंगा, एक मूवी आई थी राजनीति करके, जो अपने भोपाल में ही शूट हुई थी 2007-8 में। तो उसमें अर्जुन रामपाल ये कहता है अपने छोटे भाई को कि अगर उस आजाद नगर की सीट से अगर अपनी पार्टी का एक डॉग भी खड़ा होता है, कोई भी खड़ा होता है, तो वो भी जीत सकता है। तो ये चीज आपकी जो आपने बात कही, पार्टी की जमीन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके कारण बहुत चीजें एक कैंडिडेट को जिताने में, पार्टियों का जनाधार होता है, पार्टियों का जनाधार होता है, पार्टियों का कार्डर होता है, और पार्टियों की एक लेगेसी होती है, सालों साल से जीत रही है, काम कर रही है जी। तो उसके बाद किसी प्रत्याशी को आप लेके आए तो चुनाव जीता, जैसे आप भोपाल की जो सीट है, इसमें लगातार जो है एक पार्टी चुनाव जीत रही है, और लगातार प्रत्याशी बदलती हुई जीत रही है, ऐसा नहीं प्रत्याशी वही है, बार बार प्रत्याशी बदल चुनाव जीत रही है। तो कई बार सीटें हो जाती हैं जहां पार्टी का बहुत अच्छा प्रभाव बन जाता है, वहां जो भी प्रत्याशी होते हैं पार्टी के प्रभाव के नाते, पार्टी की जनाधार के नाते चुनाव जीत जाते हैं। पर मीडिया अकेली ताकत ऐसी नहीं है कि आपको मीडिया आपको चर्चा में रख सकती है, मीडिया आपको लोगों के बीच में परिचित करा सकती है, मीडिया आपको लोक में ला सकती है, लोकप्रिय नहीं बना सकती, लोगों के बीच में खड़ा कर देगी, ला करके आगे प्रेजेंस हो जाएगी, पर आप चुनाव भी जीत जाए ये संभव नहीं। वो तो है सर। इसके अलावा सर, जैसे अभी तो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो न्यूज में ज्यादातर वही खबरें आती हैं, ठीक है, और बाकी जो प्रिंट मीडिया है, आपके अनुसार अभी जब से ये 2015 के बाद जो पूरा एरा चेंज हुआ है प्रिंट का, उसमें किस टाइप की न्यूज़ेस ज्यादातर प्रिंट होती हैं? मतलब अभी तो ठीक है, लोकसभा इलेक्शन है या फिर कहीं पे बाढ़ आ रही है तो उसके बारे में बात होती है, बट ज्यादातर किस टाइप की खबरें आजकल ज्यादा जो पाठक है या जो रीडर्स है वो पसंद करते हैं? देखिए, लोगों का जो स्वभाव है बदल गया है। एक जमाने में अखबारों में राजनीतिक खबरें भरी रहती थी, राजनीतिक खबरें और रात की खबरें भरी रहती थी। आज ऐसा नहीं है। आज आप देखेंगे तो लाइफ स्टाइल अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया फीचर का, जिसमें आपके शहर में क्या हो रहा है, जिंदगी में क्या हो रहा है, और जिंदगी के हर चीज को कवर करने लगा। आज तो आप देखेंगे कि लेडीज की पार्टीज कवर हो रही हैं, समन झूला भी छप रहा है, मेहंदी सजाओ मेहंदी रचाओ भी छप रहा है। एक जमाने में जिंदगी अखबार के अंदर नहीं रहती थी, हार्ड न्यूज पे अखबार ज्यादा बेस्ड थे, पॉलिटिकल खबरों पर, क्राइम की खबरों पर। आज अखबार जो है अपने को अच्छा दिखाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, सुदर्शन बनाने के लिए कलर्ड हो गए, क्योंकि न्यूज़पेपर उनका, देखिए एक ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर का चैलेंज अलग है। एक ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर अपने हार्ड कंटेंट पे चल सकता है, और एक कलर्ड न्यूज़पेपर की एक साइकोलॉजी है, उसको अच्छा भी दिखना है, उसको अच्छा दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना है, उसको सुदर्शन और अच्छे चित्रों के साथ आना है। वो पहले पन्ने पर रक्तपात की खबर नहीं छाप सकता, वो रोज खून-अंदेदी नहीं कर सकता अपने अखबार पर। जब हमारा टेलीविजन कलर हुआ था 82 में, तो एक बड़े संपादक थे उस समय, रघुवीर साय, जो उन्होंने कहा था कि अब खून का भी रंग दिखेगा। तो इसलिए क्योंकि अखबार कलर हो गया है, तो आप रोज खून का रंग पहले पन्ने पर नहीं दिखा सकते। आपने देखा कि अब पॉलिटिक्स के अलावा बाकी चीजें कवर हो रही। आज बिजनेस बहुत कवर होता है, आज इकोनॉमिक जो इश्यूज है वो अखबार में बहुत डिस्कस होते हैं। स्पोर्ट्स के 2-2 पन्ने दिए जा रहे हैं अखबारों के अंदर, बिजनेस के पन्ने हैं, स्पोर्ट्स के पन्ने हैं, लाइफस्टाइल के पन्ने हैं, हेल्थ पेरेंटिंग पे लिखा जा रहा है,
वुमेन रिलेशंस के बारे में लिखा जा रहा है, परिवार के रिलेशंस कैसे अच्छे रिश्ते, मतलब एक तरह से जो फीचर की सामग्री हुआ करती थी वो सामग्री आज मेन स्ट्रीम में है। स्कूल्स की पार्टियां हैं, फेवरल पार्टियां, फ्रेशर्स पार्टियां हैं, महिलाओं के कार्यक्रम, बच्चों से जुड़े हुए कार्यक्रम है, ये सब कवर हो रहा है। यानी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आज मीडिया कवर नहीं करता हो। तो यानी अब सिर्फ हार्ड कंटेंट पे अखबार नहीं चल रहा है, अब अखबार सॉफ्ट कंटेंट को लेकर भी चल रहा है। कैसी हमें लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए, कैसे बच्चों को पेरेंटिंग करनी चाहिए, कैसे सर्दी में कैसे रहे, गर्मी में कैसे रहे, किस मौसम में क्या पहनना चाहिए, खाना चाहिए, बनाना चाहिए, ये सब प्रकार की चीजें अब अखबार के अंदर डिस्कस होगी। यानी अखबार ने अपने को मैगजीन जैसा कर लिया है। जो काम पहले मैगजीन करती थी अखबार पूरा करती जब यस। तो अब अखबार तो सर वो अपन सिर्फ हार्ड न्यूज, अब अखबार सिर्फ हार्ड न्यूज पे नहीं है। अखबार में अब सिर्फ क्राइम और बिजनेस या फिर आप कह लें कि सिर्फ राजनीतिक खबरें नहीं रहती। अब अखबार में जिंदगी के जितने विषय हैं उन सब पे अखबार बात करता है। अब अखबार जिंदगी बात करता है, अखबार जिंदगी के ज्यादा करीब है। अब क्योंकि अखबार कलर्ड हो गया, अखबार जब कलरफुल हो जाता है उसके चैलेंजेस बदल जाते हैं। उसको अपने कंटेंट पे, अपने प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक ब्लैक एंड व्हाइट अखबार सिर्फ हार्ड कंटेंट लेके जिंदा रह सकता है, पर एक कलर्ड न्यूज़पेपर जब आता है उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। उसको विजुअलाइज करना पड़ता है, उसको अच्छा दिखना पड़ता है, उसको सुंदर दिखना पड़ता है, वो पलटा जाए इसके लिए उसको लगातार प्रयास करना पड़ता है। इसलिए वो जिंदगी के पास ज्यादा जाता है, वो फीचराइज ज्यादा होता है, वो मैगजीन जैसा ज्यादा होता है, और वो बहुत हार्ड कंटेंट पे काम कम करता है। बल्कि वो हार्ड कंटेंट के साथ साथ जो सॉफ्ट कंटेंट है, जो फीचराइज कंटेंट है, उस पर ज्यादा जाता है। करेक्ट। और सर जो आजकल की जो पीढ़ी आ रही है, जो मास मीडिया में आप लोगों से शिक्षित होकर आगे बढ़ते हैं एवं देश विविध में, उनमें भी कुछ कमी पाई जाती है। वो उस टाइप का कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते या वो उस टाइप के वक्ता नहीं बन पाते जिस प्रकार से आप बोल पा रहे हैं। तो सर वो क्यों लैक आ रहा है? बल्कि आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, पहले की तरह वो नहीं बचा है। मुझे लगता है कि देखिए, मुझे जो अभ्यास आया है ये करते करते आया है। करते करते आया। मैं एक दिन में तो ऐसा बोलने नहीं लगा हूँ। पहले दिन तो मैं ऐसा बोल नहीं सकता था। आज मेरे पास 30 साल का अनुभव है। उस 30 साल के अनुभव के नाते मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आज का जो नया बच्चा है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट, क्योंकि उसने एक तरह डिजिटल एरा में जन्म लिया है, डिजिटल एरा में प्रवेश लिया है, और वो टेक्नोलॉजी वाइज हमसे बहुत स्मार्ट है। उसका लैक कहाँ है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसका अध्ययन उतना नहीं है जितना हम लोगों ने किया हो। वो किताब के पास नहीं गया, उसने जो कुछ पढ़ा ऑनलाइन पढ़ा है। तो वो जो डेप्थ है, वो जो धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है, जिसको हम ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं, उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है शायद उतनी नहीं हो पाई है। उससे जल्दी जल्दी ज्यादा चीजें जानी है, पर जो उसका रास्ता है, कैसे यहां तक हम पहुंचे हैं, वो रूट्स उसको नहीं पता है। मुझे लगता है इसलिए बेसिक्स पे आपको लौटना पड़ेगा, बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उस यात्रा को समझना पड़ेगा, और यहां तक हम आए कैसे, इस पूरी यात्रा को आपको समझना पड़ेगा। आज की बातों को व्यक्त कर सकते हैं, बड़े स्मार्टली व्यक्त कर सकते हैं। आज तमाम बच्चों को मैं देखता हूं बड़े अच्छे तरीके से रेडियोज पे, बाकी जगहों पर, टेलीविजन पे बहुत अच्छी बात करते हैं। वो जो मूल कंटेंट है, जो मूल कहानी है, उनको नहीं पता है। इसलिए हमें बहुत गंभीर अध्ययन करने की आवश्यकता है। थोड़े समय तक बुक्स के करीब जाए, किताबों के पास जाए, मूल कंटेंट पे जाए। मूल टेक्स्ट जो आपको आनंद देगा, मूल टेक्स्ट जो आपके अंदर डेप्थ पैदा करेगा, वो हवाई कंटेंट पैदा नहीं कर सकता। इसलिए वो आज की जो जनरेशन है वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा प्रेजेंटेबल है, ज्यादा अच्छे शब्दों में संवाद कर सकती है, पर कंटेंट शायद उसके पास वो नहीं है जो मेरे पास। तो ये कंटेंट जो मैंने अर्जित किया है, ये मैंने निरंतर अध्ययन और स्वाध्याय से अर्जित किया है। ये एक दिन का भी नहीं है, इसमें मेरे 30 साल लगे हैं। उनको भी कम से कम 3 साल तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। तो कम से कम 3 साल तो लगाए, 30 ना भी लगाए, 3 साल लगाए, क्योंकि वो जल्दी सीखते हैं, जल्दी समझते हैं। जिनके पास नई आंखें, नई रोशनी, नया अनुभव उनके पास है, वो ज्यादा स्मार्ट मुझसे है। तो उनको, मुझे को 30 साल लगे, उनको भी 3 साल तो कम से कम अपने आप को उस विधा में झोंकना पड़ेगा, अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने को उस विषय की समझ बनाने के लिए 3 साल तो कम से कम देने पड़ेंगे। दे देंगे तो निश्चित रूप से मैं क्या, मुझसे बहुत आगे उनके जाने के लिए पूरा आसमान खुला हुआ। वो तो है सर।
और सर जैसे संस्थान है माखनलाल यूनिवर्सिटी और अपनी आईआईएमसी, तो ये बाकी संस्थानों से क्या एडिशनल वैल्यू या फिर एडिशनल पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वो एक उनमें एक अलग बोलूं मैं, एक अलग तरीके के स्किल सेट डेवलप होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मास कम्युनिकेशन है, आईआईएमसी, वो एक तरह से ट्रेनिंग की जगह है जहां पर ट्रेनिंग होती है। दूसरा, कई कारण होते हैं जो आपकी संस्था को महत्व है। एक बहुत सालों की लेगेसी है, इतना बड़ा संस्थान है, 1965 का संस्थान है, बहुत आदर्श परंपराएं हैं संस्थान होने के नाते। फिर हर जो प्रतिभावान बच्चा प्रवेश देना चाहता है, सीटें कम है, तो बिल्कुल छटे हुए अच्छे लोग ही प्रवेश पाते हैं। अच्छे लोगों को अच्छा बनाना थोड़ा आसान होता है, आप समझिए मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। एक हर बच्चा आईएमसी में प्रवेश आता है। तो और जैसे गत वर्ष में वहां डाटा जनरल था, तो करीब 12,000 फॉर्म्स आए थे और 500 सीटें हमारे पास हैं। 12,000 में 500 बच्चों को जब आप छांटते हो, आपस बहुत बड़ा एक वो रहता है, यानी जो बहुत क्रीमी लेयर है, बहुत ही योग्य बच्चे हैं, वो प्रवेश पाते हैं। सही बात। अपने आप ही बहुत एक्सीलेंट है, अच्छे हैं वो। फिर दिल्ली में होना संस्था का, दिल्ली में होने के नाते अवसरों की भरमार भी है, पुरानी संस्था है, उसके वो सपोर्ट करते होंगे, तो एक उसका भी लाभ है। जहां तक माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की बात है, यहाँ पर डिग्री कोर्सेज, वहां पर सिर्फ डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, डिग्री चलेंगे, अभी वहां डिप्लोमा कोर्सेज है। और माखनलाल में आप देखेंगे यहाँ डिग्री कोर्सेज भी है। इसको इस संस्था को 32 संस्था है, आप जाएंगे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में माखनलाल के विद्यार्थी आपको मिलेंगे, अच्छा बड़ा काम मिलेंगे, टेलीविजन में, प्रिंट में, डिजिटल में, हर क्षेत्र में आप बहुत अच्छे लोग काम करते मिलेंगे। और मर्जी काम करते लोग भी मिलेंगे, जैसे एक हमारे विद्यार्थी मीडिया टुडे के में टेलीविजन के जो टीवी स्टूडियोज होते हैं या आपके टीवी चैनल को पूरा स्थापित करना है, तो वो पूरा टेलीविजन चैनल आपको बना करके देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। उनका एक काम है प्रोवाइड करने का, एक टेलीविजन चैनल खोलने का उनकी कंपनी यही काम करती है, मीडिया गुरु नाम से भी कंपनी है, इंडिया टुडे पे 4 पेज स्टोरी की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि इन विद्यार्थियों ने निकल करके अपनी जगह बनाई। वो जो जगह बनी है, वो एक संस्था आपको सिर्फ ओरिएंटेशन दे सकती है, एक संस्था आपको दृष्टि दे सकती है, करना आपको होता है, क्योंकि मीडिया की जो फील्ड है ये करने की है, या आप करते 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 सिद्ध हो जाते हैं। तो जितना आप अपने आप को इस विषय में झोंकते हैं, उतने आप स्थापित हो जाते हैं। तो मैं तो मानता हूं कि बहुत प्रतिभावान विद्यार्थी थे जिन्होंने संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है और इन संस्थाओं को मान दिलाया। इज्जत तो संस्था की बढ़ती है, पर दरअसल प्रतिभा जो होती है विद्यार्थी के अंदर होती है, क्योंकि ये जो फील्ड है ये करने की फील्ड है। इसमें हम एक दृष्टि देने के अलावा, एक आपको विजन देने के अलावा बहुत कुछ नहीं करते, आप ही करते हैं जो करते हैं। जी। तो सर अंत में मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि भारत का जो फ्यूचर है प्रिंट मीडिया का, उसको आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे या फोरकास्ट करना चाहेंगे? देखिए, भारत को मैंने कहा ना, भारत की जो डेमोग्राफी है, भारत की डेमोग्राफी के नाते या हर चीज का भविष्य है, बुक पब्लिशिंग का भी भविष्य है। दुनिया से किताबें खत्म हो जाएंगी, अगर 10% हिंदुस्तान में किताबें पढ़ेगा तो भी करोड़ों किताबें छापनी पड़े। दुनिया से प्रिंट खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान का 2% आदमी भी अखबार पढ़ेगा तो भी करोड़ों अखबार छपेंगे। तो इसकी डेमोग्राफी के नाते देखिए, कोई चीज पूरी समाप्त नहीं होती, संख्या कम या ज्यादा हो सकती है जी। तो इसलिए, क्योंकि देखो प्रिंट को पढ़ने का अभी भी अभ्यास बना हुआ, अभी भी लाइब्रेरीज में मैं जाता हूँ, अच्छी लाइब्रेरीज में, वहां विद्यार्थी पढ़े हुए वो किताबों को पढ़ रहे हैं। अच्छी लाइब्रेरीज में मैं जाता हूँ, वहां बड़ी संख्या में नौजवान दिखते हैं, अखबारों को पढ़ने वाले लोग दिखते हैं। अखबारों की संख्या कम हो जाएगी, अच्छे अखबार वही बचेंगे जिनमें कुछ कंटेंट है, जिनमें कुछ नया पता है, जिनमें कुछ नया विचार है, वही अखबार बचेंगे। संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, पर अखबार खत्म हो जाएंगे, बुक्स खत्म हो जाएंगी। मैं ऐसा नहीं मानता। मोड और मीडियम बदलने को इसका खत्म होना नहीं कहते। मैं अगर ई पेपर पढ़ रहा हूं तो मैं तो अखबार ही पढ़ रहा हूं। मैं अगर बुक को किंडल पढ़ रहा हूं, पढ़ते तो किताब रहा हूं। तो बोर्ड या मीडियम बदल गया, इसका मतलब किताब खत्म नहीं हुई। जब मुझे सुविधा है, मैं अपनी किताबें मेरे पीछे रखी, मैं इसको निकाल के पढ़ूंगा। मैं ट्रेन में किंडल पे किताब पढ़ूंगा।
कैरी करने में मुझे सुविधा नहीं हो रही, किताब में 10 किताब जाने में। मैं पढ़ तो किताब रहा हूँ, मैं ई पे पढ़ रहा हूँ मोबाइल पे अपनी गाड़ी बैठ कर पीछे, मैं अखबार तो पढ़ रहा हूँ। जाना अखबार का खत्म हो जाना नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। किताब का किंडल पर शिफ्ट हो जाना किताब का खत्म हो जाना नहीं है, किताब का मर जाना नहीं है। जब मेरे पास सुविधा होगी मैं किंडल पर पढ़ूंगा, मेरे पास सुविधा होगी मैं जो है किताब लेकर के लेट करके उस किताब को पढ़ूंगा, अपने हाथों में लेकर के महसूस करते हुए उस पन्नों को। और मुझे लगता है कि अभी कागज पर जो छपे हुए शब्द है उनका महत्व तो कभी खत्म नहीं होगा। अभी भी रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, गीता क्या पढ़ी जा रही है, बल्कि करोड़ों की संख्या में जा रही है। किताबें खत्म हो जाएंगी मैं ऐसा मानता नहीं, अखबार खत्म हो जाएंगे इस पर भी भरोसा करने को मेरा दिल तैयार नहीं है। जी सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और आपके विचार वाकई में बहुत ही प्रभावशाली हैं, और ये एक प्रिंट मीडिया के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर और प्रिंट मीडिया के लिए बहुत अच्छी मास्टर क्लास है और बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।